बच्चों, आज मैं राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा अंग संस्कृत, इस गद्यांश में लेखक राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृत का वर्णन करते हुए कहता है कि मानव सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृत है। अर्थात संस्कृत का अर्थ मानव सभ्यता, जबकि सामान्य रूप से संस्कृत का अर्थ खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और वहाँ की सभ्यता आती है। आज इस गद्यांश में लेखक ने राष्ट्रीय संस्कृत के स्वरूप को परिभाषित किया है। इसका निर्माण मनुष्य द्वारा अनेक गुणों की लंबी समय में किया गया। यह उनके जीवन का उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास प्रश्वास अनिवार्य है, अर्थात सांस को ग्रहण करना और सांस लेना। संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है। मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। मस्तिष्क के मृत्यु होने पर भी व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, भले ही उसका संपूर्ण शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित रहा हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृत का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का। यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर नहीं लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृत है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों का जो सम्मिश्रण होता है, जो जीवन शैली सम्मिश्रण से ही जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां रहती हैं और उन जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के ही आधार पर प्रत्येक जात अपनी संस्कृति का निर्धारण करती है और उन विशेषताओं से प्रेरित होकर के अपनी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करती है। अंततः अर्थात परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों की विभिन्न भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां विकसित होती हैं, किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए उन विभिन्न संस्कृतियों के मूल में समन्वय, पारस्परिक सहनशीलता तथा सहयोग की भावना निहित रहती है। इस प्रकार से इस गद्यांश में लेखक ने संस्कृत की
भावनात्मक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी देश की उन्नति उसकी संस्कृति पर ही निर्भर होती है। उसके बाद अगले गद्यांश में लेखक ने बताया है कि प्रत्येक देश में अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, परंतु उन समस्त संस्कृतियों का वास्तविक पारस्परिक मेलजोल एवं एकता की भावना भी निर्भर करता है। यदि किसी राष्ट्र की संस्कृतियां जंगल और सागर जैसे सौहार्दपूर्ण तथा अविरोधी स्थिति प्राप्त कर ले तो राष्ट्र का नागरिक सुखी जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो जाएगा। यदि हम जंगल की स्थिति का अवलोकन करें तो हम यह देखते हैं कि वहाँ की जो वनस्पति हैं, लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, घास फूस आदि जो हैं आपस में मेल जोल की भावना से रहते हैं। वही एक दूसरे के विरोधी होने के स्थान पर भी परस्पर सहायक ही बने रहते हैं। लेखक यहाँ उदाहरण देकर बताने का प्रयास करता है कि लताएं वृक्षों से लिपटी रहती हैं और उन वृक्ष उन्हें सहारा प्रदान करते हैं, उनकी वृद्धि और विकास में सहायक बनते हैं। जिस प्रकार से विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदियां अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक सागर का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए आवश्यक है वह अपने विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति को महत्व प्रदान करें। यदि राष्ट्रीय संस्कृति का अस्तित्व बना रहेगा तो राष्ट्र की विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। अतः राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को भुला देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द और विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार के जो मिला जुला या समन्वयात्मक भावनाओं के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने जंगल एवं सागर के माध्यम से पारस्परिक सौहार्द एवं समन्वय की भावना की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके बाद अगला जो गद्यांश है और इस गद्यांश में लेखक संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है, उस आनंद को मानव विविध रूपों में प्रकट करता है। इस बात को बताने का प्रयास किया है और स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, उन सब की अपनी अपनी संस्कृतियां होती हैं। इन संस्कृतियों का स्तर साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता है। इसका मतलब जो संस्कृतियां होती हैं उन संस्कृतियों को प्रस्तुत करने के लिए साहित्य, कला, नृत्य और गीत ही एक माध्यम है। बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु उनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने वाले पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है।
इस प्रकार वह सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधी रहती हैं, संपूर्ण राष्ट्र की सम्मिलित संस्कृति को मुखरित करती हैं। किसी राष्ट्र का सबल और अस्तित्व के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इसके बाद अगले गद्यांश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्र का सांस्कृतिक परिवेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम प्राचीन से जुड़कर ही भावी उन्नति की दिशा में प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है उस पर गर्व करते हुए हम उस राष्ट्र की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति के लिए प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इसी आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी ये कामना होती है कि इस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं, और यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। जिस राष्ट्र में वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहां अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं होती, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद अगले गद्यांश में लेखक ने यह बताया है कि संस्कृति की स्रोत क्या है। लेखक का मत है कि गांव तथा जंगलों में निवास करने वाले भोले भाले लोग निष्कपट जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी यह निष्कपटता और सरलता उनके लोक गीतों में भी प्रतिबिंबित होते हैं। प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में उनकी कथाएं विकसित होती हैं। ये लोक कथाएं उनके आचार, विचार, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाजों को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ये लोकगीत और लोक कथाएं जो होती हैं, ये हमारी संस्कृति का अथाह स्रोत का भंडार होती हैं। इनके द्वारा हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक परिचय प्राप्त करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो संस्कृति के ऐसे संक्रमण काल में यदि किसी को हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है या परिचय प्राप्त करना है, तो हमें लोकगीत और लोक कथाओं ही एकमात्र सहारा है। हमें इनका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही इनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए, और यह समय की आवश्यकता भी है। हमारे पूर्वजों ने सादाचरण करके चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला
और संस्कृत के क्षेत्र में ऐसे उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं जो संपूर्ण विश्व उनको देख समझकर आश्चर्यचकित होकर उन पर मुग्ध होता है। हमें अपने पूर्वजों के उन कार्यों पर गौरव करते हुए हमें आचरण में उतारना चाहिए और इससे दो लाभ होंगे। एक तो उनके उस परम तेज का हम स्वयं साक्षात अनुभव कर सकेंगे और दूसरे भावी जो पीढ़ी है को वैसा ही आचरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार से बच्चों, आपने यह अनुभव किया कि इस गद्यांश में लोकगीत और लोक कथाओं को संस्कृत का एक वाहक है अर्थात स्रोत और संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। आज राष्ट्र का स्वरूप के जो 3 अंग हैं उसमें जो संस्कृत का तीसरा अंग था वो समाप्त होता है, अर्थात राष्ट्र का जो स्वरूप निबंध है आज वो समाप्त होता है। इसके बाद इनके आधार पर अर्थात संस्कृति जो राष्ट्र का स्वरूप का तीसरा अंग है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को मैं बताना चाहता हूँ। इस संस्कृत के तीसरे तत्व के आधार पर जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। दूसरा प्रश्न है, जन प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलती हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। पांचवा प्रश्न है, आत्मा का आनंद भाव किन में साकार होता है। छठा है, विविध जन निर्मित राष्ट्र हेतु अर्थात राष्ट्र के लिए क्या स्वस्थ कर है। सातवां प्रश्न है, पूर्वजों ने किन किन क्षेत्रों में पराक्रम दिखाए हैं। आठवां प्रश्न है, उस तेज को हम कहाँ देखना चाहते हैं। नौवां प्रश्न है, हम किस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। 10वां प्रश्न है, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका पर या अभ्यास पुस्तिका पर लिखें और इन प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़ाए गए जो गद्यांश हैं उनमें से आपको मिल जाएगा।